ज्योतिष सीखें भाग 3। कुंडली में भाव, राशि, ग्रह और नक्षत्र देखते हैं। भाव जो होते हैं वो 12 होते हैं, राशियां जो होती हैं वो भी 12 होती हैं, ग्रह जो होते हैं वो 9 होते हैं, नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं। हालांकि ये मैं आपको भाग 2 में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं आपको याद कराना चाहता हूँ जिससे आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो आगे हम जानेंगे भाव के बारे में, क्योंकि भाव जो होते हैं 12 होते हैं। अब भाव का यूज क्या है, किस लिए हम भाव देखते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम करते हैं भाव पर विचार, भाव से विचार। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो चतुर्भुज होते हैं ये भाव होते हैं, चतुर्भुज, और ये त्रिभुज, इस टाइप से ये जो है भाव होते हैं। इनके अंदर नाम भी लिखे हुए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, इस टाइप से इनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम देखते क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहला भाव है, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है। इसी तरह से ये छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां भाव, 11 और 12, इस टाइप से 12 भाव होते हैं। पहले भाव को जो है तनु भाव कहते हैं, दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं, तीसरे भाव को सहज भाव कहते हैं, छठे भाव को सुख भाव कहते हैं, पांचवें भाव को सुत भाव कहते हैं, छठे भाव को रोग भाव भी कहते हैं, सप्तम भाव को जया भाव कहते हैं, अष्टम भाव को आयु भाव भी कहते हैं, नवम भाव को धर्म भाव भी कहते हैं, दसम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं, एकादश भाव को आय भाव कहते हैं और द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। इनके नाम इसलिए इन तरह से बताए गए हैं कि जब हम प्रथम भाव से कुछ देखते हैं तो सबसे पहला मेन होता है वो तनु भाव, यानी कि आपकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, आपकी शारीरिक आकृति कैसी होगी, आपकी व्यवहार कैसा होगा, इस टाइप की हम बातें इनसे पता करते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे जान लेते हैं, प्रथम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। प्रथम भाव से हम शारीरिक आकृति, स्वभाव, व्यक्तित्व, चरित्र, मुख, गुण, गुण आदि चीजें जो हम प्रथम भाव से देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं। मेनली ये जो घर जो है वो धन भाव का है। इससे हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति, दाई आंख, आपकी वाणी, आपकी जीभ, आपका खाना पीना किस प्रकार का होगा इत्यादि वगैरह, इन सब ये सब चीजें देखते हैं हम दूसरे भाव से। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं, तीसरे भाव को जैसा मैंने बताया सहज भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव से देखते हैं हम छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, धैर्य, साहस, मित्रों से संबंध आदि, ये सब चीजें हम देखते हैं थर्ड भाव से या तीसरे भाव से। इसी टाइप से चौथा भाव सुख भाव होता है। सुख भाव इसलिए कहते हैं कि इससे आपकी भूमि, वाहन वगैरह पता लगता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव से जो है मेन जो है माता के लिए है। माता का जो है, अगर कोई आपकी माता के बारे में क्वेश्चन करता है तुरंत आप जो है चौथा भाव देखिएगा। ठीक है, मैं इसमें आगे डिटेल बताऊंगा। तो ये चौथा भाव जो है माता के लिए देखते हैं, स्वयं के मकान के लिए देखते हैं, भूमि के लिए देखते हैं, वाहन सुख के लिए देखते हैं, बाग बगीचे, जमीन जायदाद आदि के लिए चतुर्थ भाव से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह से पांचवा भाव जो है सुत भाव इसे कहते हैं। पांचवा भाव जो है विद्या के लिए हम देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए देखते हैं, संतान के लिए देखते हैं, अकस्मात धन लाभ के लिए, प्रेम संबंध आदि के लिए भी पांचवा भाव हम देखते हैं। छठे भाव से हम क्या पता लगाते हैं, सबसे पहले छठे भाव से पता लगाते हैं रोग, जो मेन है वो रोग का है छठा भाव। तो छठे भाव से हम पता लगाते हैं शत्रु का, रोग का, ऋण का, विघ्न बाधा का, चोट का, घाव का, विश्वासघात, असफलता आदि, इन सब के पता करते हैं हम छठे भाव से। सातवें भाव से हम क्या पता करते हैं, विवाह, सेक्स, पति पत्नी, वाणिज्य, क्रय विक्रय, व्यवहार, साझेदारी आदि का जो हम पता लगाते हैं वो हम सातवें भाव से पता लगाते हैं। अष्टम भाव से मेनली जो होता है वो मृत्यु का होता है, आपकी आयु का होता है। तो अष्टम भाव से हम देखते हैं मृत्यु, आयु, स्त्री धन, गुप्त धन, वियोग, दुर्घटना, सजा, लांछन आदि का जब भी हम देखेंगे तो वो हम देखेंगे अष्टम भाव से। नवम भाव से हम क्या देखेंगे, नवम भाव ये जो है धर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है। तो नवम भाव से जो है धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक शक्ति, वैराग्य, यश, ख्याति, भाग्योदय आदि के लिए हम नमा भाव देखेंगे। 10वें भाव से हम पता करते हैं आपके पिता के बारे में, आपके कर्म के बारे में कि कैसा आप कर्म करेंगे। तो 10वें भाव से पिता, राज्य, व्यापार, नौकरी, मान सम्मान, सफलता, विदेश व्यापार आदि का जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो हम 10वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव, जैसा कि बताया मैंने पहले भी कि आय भाव होता है, इससे आपकी इनकम का पता लगता है।
तो एक नीचे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है, एकादश भाव से यानी 11वें भाव से हम आय, व्यापार में उन्नति, ज्येष्ठ भाई, भेंट उपहार, लाभ, आय के तरीके आदि। आपके आय के कौन कौन से तरीके होंगे, किस तरह से आपकी इनकम होगी, या आपकी इनकम में कोई कमी तो नहीं है, ये सब पता हम करते हैं एकादश भाव से यानी 11वें भाव से। 12वें भाव जो होता है वो होता है व्यय का भाव। तो 12वें भाव से पता करते हैं हम व्यय आपके हानि, दंड, गुप्त शत्रु, विदेश यात्रा, षड्यंत्र, कुटुंब में तनाव, दुर्भाग्य, जेल आदि। इन सब की चीज़ों से हम 12वें भाव से पता करते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट मैंने आपको बताए, हालांकि इससे बहुत सारे जो है पता लगते हैं, लेकिन कुछ जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो मेन जो आप जानना चाहते हैं, उन सब के मैंने भाव बता दिए। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो जैसे आपको अगर विद्या का पता करना है तो विद्या का जो है 5वें भाव से पता लगता है कि आपकी विद्या कैसी रहेगी, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे या कितना पढ़ेंगे। तो पंचम भाव में आप देखिए कौन से ग्रह है, कौन सी राशि है, कौन से नक्षत्र है, उससे आपको पता लगेगा कि आपकी विद्या कैसी होगी। तो आगे हम चलते हैं। इसमें हम इसे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सेव कर लीजिएगा। ये बेसिक रूल है जो चेंज नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो इसे आप सेव कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अब हम आते हैं कुंडली के भाव एवं स्थान। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ये जो चकोर होते हैं ना, भाव कहते हैं। अब इन भाव को हम कैसे करते हैं, क्या नाम है इनकी, मैं बता देता हूँ। केंद्र, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। ये प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय, ये चतुर्थ भाव हो गया, ये सप्तम हो गया, ये अष्टम भाव हो गया। इन चारों को हम कहते हैं केंद्र, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। ठीक है। और दूसरा जो है पर्णफर। तो पर्णफर जो है द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश भाव को पर्णफर कहते हैं। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव, इन्हें हम कहते हैं पर्णफर। चलिए थोड़ा सा मैं आपको और इजी कर देता हूँ, तब अच्छा से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे पहले बताया था केंद्र, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र हैं। आगे आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये ग्रह अगर केंद्र में है तो ऐसा फल देगा, और अगर ये इस केंद्र में है तो ये फल देगा। तो केंद्र का मतलब ये है, अगर ये पहले में है कोई ग्रह, चौथे में है, सातवें में है या दशम में है, तो वो केंद्र में ग्रह हो गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा पर्णफर, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव, ये पर्णफर होते हैं। इसी तरह से होते हैं अपोलिकम। अपोलिकम जो है तृतीय भाव होता है, षष्ठ भाव होता है, नवम भाव होता है और द्वादश यानी ये 12वां भाव होता है। इसी तरह से त्रिकोण होते हैं। त्रिकोण कहते हैं पंचम भाव को और नवम भाव को। एक होता है त्रित्रिकोण, ये नवम भाव को कहते हैं। जो मोस्ट होते हैं, जो अच्छे घर होते हैं, वो होते हैं केंद्र, त्रिकोण और त्रित्रिकोण, ये अच्छे घर होते हैं। इसके अलावा त्रिक स्थान होते हैं, दो से स्थान होते हैं जहां पर ग्रह चला जाए तो वो जो है खराब हो जाता है। वो स्थान होते हैं छठा, आठवां और 12वां। इन सब में अगर इन तीनों जगह पर कोई ग्रह आते हैं तो वो हानि ही करते हैं। ठीक है, मेन रूल है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी राशि में है, कौन सी नक्षत्र में। तो कभी कभी वो फायदा भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही नुकसान करें, फायदा भी कर देते हैं। लेकिन जो 80% ग्रह इसमें बैठ जाते हैं तो वो नुकसान ही करते हैं। फिर देखते हैं उपचय। उपचय जो होता है वो होता है तीसरा खाना, छठा खाना, दसम खाना और एकादश भाव। ठीक है, 11वां भाव, इसे हम उपचय कहते हैं। इसके बाद त्रिशाट्य। त्रिशाट्य यानी कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इसे कहते हैं त्रिशाट्य। इसके बाद मारक स्थान किसे कहते हैं, मारक स्थान जो होते हैं दूसरा और 8वां, ये दोनों घर जो होते हैं मारक स्थान होते हैं। आदमी की आयु के बारे में पता लगते हैं और आपके जो एक्सीडेंट वगैरह होने होते हैं वो भी इससे पता लगते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं राशियां और उनके स्वामी। मैंने आपको पहले ही बताया था, राशियां जो होती हैं वो 12 होती हैं और हर राशि का एक अपना एक स्वामी होता है। मेष राशि का स्वामी जो है, 1 नंबर की राशि मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वामी जो है मंगल होता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन का जो है बुध है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। कन्या राशि का स्वामी बुध। तुला राशि का स्वामी शुक्र। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और धनु राशि का स्वामी गुरु। इसी तरह से मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि और मीन राशि के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं गुरु। नोट पढ़ लेते हैं, सूर्य और चंद्र को छोड़कर अन्य 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। इन 2 राशियों में एक राशि सकारात्मक होती है और दूसरी जो है नकारात्मक होती है। सकारात्मक राशि अधिक प्रभावशाली होती है, इसे मूल त्रिकोण भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया है, सूर्य और चंद्र को छोड़कर अन्य सभी
पांचों ग्रह जो है दो दो राशि के स्वामी होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के स्वामी है, यानी 4 नंबर की राशि के स्वामी है। और सूर्य जो है वो 5 नंबर की राशि के स्वामी है, सिंह राशि के स्वामी है। मंगल जो है वो दो राशियों के स्वामी होते हैं, एक तो मंगल होते हैं मेष के, और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं वृश्चिक के, यानी कि पहली और 8वीं राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। इसी तरह से शुक्र जो है एक तो दूसरी वृषभ राशि के स्वामी है, और फिर जो है वो 7वीं राशि के स्वामी है, तुला के स्वामी है। यहाँ से वृश्चिक और यहाँ से जो है तुला, यानी कि दो राशि स्वामी हुए। इसी टाइप से बुध जो है दो राशि के स्वामी होते हैं, एक तो होते हैं वो मिथुन के, और फिर दूसरा होते हैं वो 6 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि। और चंद्रमा जो है वो अकेले एक राशि स्वामी होते हैं कर्क से, और सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी होते हैं। गुरु जो होते हैं वो भी दो राशियों के स्वामी होते हैं, धनु के और मीन के। धनु की राशि होती है वो 9 होती है, और मीन की राशि जो होती है वो 12 होती है। इसी तरह से शनिदेव जो है दो राशियों स्वामी होते हैं, मकर के और कुंभ के। यहाँ से हम देखेंगे 10वीं नंबर की राशि मकर है और 11वीं नंबर की राशि कुंभ है। तो इस तरह से जो है आप याद कर लीजिएगा, इसमें जो है कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो हाथ के हाथ में एक चीज़ बता दूँ कुंडली के बारे में, कि ये कुंडली जो है ये लगन के नंबर यहाँ पर लिखा है 8। तो 8 नंबर की राशि जो है वो वृश्चिक राशि होती है। तो यहाँ पर जो बैठी है आपके लगन में पहले वहाँ बैठी है वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल है। इस टाइप से हम देखते हैं। इसी टाइप से हम देखते हैं 7वां खाना जो है वो 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर की राशि वृष है, और वृष का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस तरह से आप पता करिएगा कि कौन सी राशि बैठी है उसके स्वामी कौन है। ये मेन है, तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा से आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं ग्रह उच्च नीच 11 आदि चक्र। जो हम जानेंगे इसमें ग्रह कब स्वराशि के होते हैं, कब मूल त्रिकोण में होते हैं, कब उच्च राशि में होते हैं, कब नीच राशि में होते हैं, कौन से अंश उनके ऐसे हैं जब वो सबसे अपना उच्च का सबसे अच्छा फल देते हैं, और किस अंश पर बैठे हो कि वो अपना सबसे खराब सबसे नीच फल परम नीच जो है फल दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव की। जैसे पीछे बताया था सिंह राशि जो उनकी स्वयं की राशि है, अगर सूर्यदेव 20 अंश से लेकर 30 अंश तक बैठे हैं तो वो स्वराशि का फल देंगे, और अगर सूर्यदेव सिंह राशि में ही अगर 1 से लेकर 30 अंश तक विराजमान है तो वो मूल त्रिकोण का फल देंगे। ठीक है। इसी तरह से सूर्यदेव जो है मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन अगर वो 10 डिग्री के बैठे हैं मेष राशि के अंदर तो परम उच्च सबसे अच्छा फल आपको सूर्यदेव प्रदान करेंगे। अदरवाइज अच्छा फल तो प्रदान करेंगे ही अगर 10 डिग्री पर नहीं है, ऊपर नीचे डिग्री में है। इसी तरह से जो है नीच राशि जो है तुला राशि में जो है नीच के होते हैं, और अगर 10 डिग्री पर बैठे हैं तो परम नीच के हो जाते हैं। सबसे खराब फल जो है सूर्यदेव आपको देंगे। इसी तरह से चंद्रमा जो है कर्क राशि उनकी स्वयं की राशि है, अगर वो 1 से लेकर 30 डिग्री तक बैठे हैं उसमें तो वो स्वराशि में बैठे हैं, और अगर वो वृष राशि में बैठे हैं 4 से लेकर 30 डिग्री तक अगर वृषभ राशि में बैठे हैं तो वो मूल त्रिकोण का फल देंगे। अगर वो वृषभ राशि के अंदर 3 डिग्री पर बैठे हैं तो वो परम उच्च का फल देंगे, और अगर वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, और अगर वो 3 अंश पर बैठे हैं तो परम नीच का आपको प्रदान करेंगे। इसी टाइप से मंगल का हम देख लेते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि जो है ये स्वराशि होती है, मंगल की स्वयं की राशि होती है। मैंने पीछे बताया था मंगल जो इन दो राशियों में स्वामी होते हैं, अगर इस राशि में बैठे हैं तो स्वराशि के हैं। मेष राशि में अगर वो 13 से 30 डिग्री तक बैठे हैं तो स्वराशि का फल देंगे, और अगर मेष राशि में 1 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का फल देंगे तो वो मूल त्रिकोण जो है उसका फल देंगे। वृश्चिक राशि में स्वराशि के होते हैं तो 1 से लेकर 30 अंश तक ये स्वराशि ही रहेंगे। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, और परम उच्च का फल ये 28 डिग्री पर देते हैं। इसी तरह से नीच के जो होते हैं वो कर्क राशि में होते हैं, और 28 डिग्री के अगर बैठे हुए हैं तो परम नीच का फल आपको देंगे। इसी तरह से बुध देव का हम जान लेते हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि जो है बुध देव की राशि है, अगर इसमें बैठे हैं तो वो स्वराशि के हैं। मिथुन राशि में अगर 1 से लेकर 30 डिग्री तक बैठे हैं तो वो स्वराशि में बैठे हैं और स्वराशि का फल देंगे। इसी टाइप से अगर कन्या में 21 से लेकर 30 डिग्री तक अगर बैठे हैं तो वो स्वराशि के माने जाएंगे, स्वराशि का फल देंगे। और अगर कन्या ही राशि में वो 15 से लेकर 20 अंश तक जो है बैठे हैं तो वो जो है मूल त्रिकोण का फल देंगे, और कन्या ही राशि में अगर वो 15 अंश में बैठे हैं तो वो परम उच्च का फल देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर वो मीन राशि में बैठे हैं और 15 अंश पर बैठे हैं तो परम नीच का फल देंगे। अदरवाइज मीन राशि में जो है नीच के जो है बुध होते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, एक तो होती है धनु और एक होती है मीन। धनु राशि में अगर गुरु ग्रह जो है वो 10 से लेकर 30 अंश तक बैठे हैं,
तो स्वराशि का फल देंगे, और धनु राशि में ही अगर वो 1 से लेकर 10 अंश तक बैठे हैं तो वो मूल त्रिकोण का फल देंगे। गुरुदेव जो है कर्क राशि में जो है उच्च के होते हैं, अगर वो 5 डिग्री में बैठे हैं तो परम उच्च का फल देंगे, और अगर वो मकर राशि में बैठे हैं तो वो नीच हो जाते हैं, और 5 डिग्री पर बैठे हैं तो परम नीच का फल देंगे। इसी तरह से शुक्रदेव के बारे में हम जान लेते हैं। शुक्रदेव की 2 राशियां होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। 1 से लेकर 30 डिग्री तक जो है वृषभ राशि में वो स्वराशि के होते हैं, और तुला में जो है अगर 6 अंश से लेकर 30 अंश तक उनकी डिग्री है तो वो स्वराशि का फल देंगे, और तुला ही राशि में अगर शुक्रदेव बैठे हैं और 1 से लेकर 5 डिग्री तक बैठे हैं तो वो मूल त्रिकोण का फल देंगे। शुक्रदेव जो है वो मीन राशि में उच्च के हो जाता है, 23 अंश पर अगर बैठे हैं तो वो परम उच्च का फल देंगे, और कन्या राशि में जो है ये नीच के हो जाते हैं, 27 डिग्री पर अगर कन्या राशि में बैठे हैं तो परम नीच का आपको फल देंगे। इसी तरह से शनिदेव की होती है। शनिदेव की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि में 1 अंश से लेकर 30 अंश तक बैठे हों तो वो स्वराशि में बैठे हैं, और कुंभ में अगर ये 21 से लेकर 30 अंश तक बैठे हैं तो ये स्वराशि का फल देंगे, और कुंभ राशि में अगर ये 1 से लेकर 20 अंश तक बैठे हैं तो ये मूल त्रिकोण का फल देंगे। शनिदेव तुला में जाकर के उच्च के हो जाते हैं, अगर ये तुला में 20 अंश के बैठे हैं तो ये परम उच्च का फल देंगे, और अगर मेष राशि में जाकर के शनिदेव नीच के हो जाते हैं, अगर ये 20 अंश पर बैठे हैं मेष राशि के अंदर तो ये परम नीच का फल देंगे। इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चार्ट है। मैं नोट भी पढ़ देता हूँ। मूल त्रिकोण में ग्रह जो बैठे हों तब वो स्वराशि से बली होते हैं, और स्वराशि से बली और उच्च राशि से कम बली होते हैं। यानी सबसे अच्छा जो फल देते हैं ग्रह वो देते हैं उच्च राशि में, उसके बाद अच्छा फल देते हैं वो मूल त्रिकोण में देते हैं, और सबसे लास्ट में अगर अच्छा फल देते हैं वो देते हैं स्वराशि में। ये इनका क्रम है अच्छे से खराब फल देने का। तो हम दूसरे पेज पर चलते हैं। यह हम जानेंगे भाव के कारक कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में, कौन से भाव का कारक है, कौन से में अच्छा फल देता है। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्य पहले भाव में जो है सूर्यदेव उनका कारक स्थान है, यहाँ अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो वो अच्छा फल देंगे। इसी तरह से द्वितीय भाव के जो है गुरुदेव है, गुरु है, बृहस्पति है। तृतीय भाव मंगल जो है कारक ग्रह है। चतुर्थ भाव के जो है 2 कारक ग्रह हैं, चंद्र और बुध। इसी तरह से 5वें भाव के कारक ग्रह गुरु है। 6ठे भाव के शनि और मंगल है। 7वें भाव में शुक्र है। 8वें भाव में शनि है। 9वें भाव के कारक ग्रह सूर्य और गुरु है। 10वें भाव के कारक ग्रह सूर्य, बुध, गुरु और शनि है। और 11 भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है गुरु, और 12 भाव के कारक ग्रह शनि। अगर ये कारक ग्रह यहाँ बैठे हो, इस स्थान में बैठे हो, तो ये अच्छा फल देंगे। लेकिन इनकी राशियां भी जाननी बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से इसका हम निर्णय लेंगे। ये एक रूल है जो मैंने बताया। अगला जो है वो है ग्रहों की दृष्टि। तो मैं आपको बता दूं, प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके अलावा मंगल 4थे और 8वें स्थान को भी देखता है। गुरु, राहु और केतु 5वें एवं 9वें स्थान को भी देखते हैं। शनि जो है 3रे और 10वें स्थान को भी देखते हैं। तो दृष्टि जो है हम देखते हैं, तो मैं बता दूं ये सूर्य जो है, सूर्य की जो दृष्टि होती है, सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है, अपने घर से 7वें स्थान को देखते हैं। अब मैं आपको इसमें कैलकुलेट करना बता दूं कि हम कैसे देखते हैं। ये यहाँ पर जो है लगन में ही सूर्य बैठे हुए हैं, 8वें नंबर की लगन है, 8वीं यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में जो है सूर्यदेव विराजमान है। तो यहाँ के ये यहाँ पर बैठे हुए सूर्य किसे किसे देख रहे हैं तो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सूर्यदेव जो है अपने स्थान से 7वें स्थान को देखते हैं, यानी कि हम गिनना शुरू करते हैं सूर्यदेव के बारे में। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी अपने घर से जो है 7वें खाने को देखेंगे। तो सूर्यदेव जो है बिल्कुल अपनी सीधी दृष्टि डाल करके अपने सामने वाले जो भाव है, 7वां भाव है, पत्नी का भाव है, जया स्थान है, इस स्थान पर अपनी दृष्टि रखेंगे। इस टाइप से जो है चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा भी जो है अपने स्थान से जो है 7वें स्थान को देखते हैं। तो चंद्रमा जो यहाँ विराजमान है अपनी दृष्टि से ये 7वीं दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दृष्टि, यानी कि अपने घर से बिल्कुल सामने वाले घर में ये यहाँ से जो अपने घर से लेकर सामने वाले घर तक ये देखेंगे, जो कि आपका भाग्य स्थान है, तनु स्थान है। इसी तरह से
हम आगे देख लेते हैं। मंगल जो है हम आगे लेके चलेंगे। बुध जो है, बुध की दृष्टि भी 7वीं होती है और 7वीं दृष्टि हम देख लेते हैं। बुध जो है अपने घर से जो है बिल्कुल सीधे सामने देख लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे अच्छे से आप समझ पाए। ये जितनी भी मैंने कैलकुलेशन करी है समय हटा देता हूँ, तो अब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। ये जैसा कि बताया था, सूर्यदेव जो है 7वीं दृष्टि देखते हैं, तो सूर्यदेव यहाँ से अपने सामने वाले घर को 7वीं दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा जो है वो भी 7वीं दृष्टि होती है, तो सामने वाले घर को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर ये हो गया। इसी तरह से बुध को हम आगे लेके चलेंगे। शुक्रदेव जो है यहाँ पर बैठे हैं। शुक्रदेव जो है अपनी दृष्टि से 7वीं दृष्टि डालते हैं, यानी कि अपने बिल्कुल ठीक सामने वाले घर को देखते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अपने घर से बिल्कुल 7वें घर को देखते हैं। इसी तरह से दृष्टि होती है बुध की। बुध भी अपने घर से जो है 7वें घर को देखते हैं, तो ये भी सीधे सामने देखेंगे। अब हम देखते हैं मंगल देव की दृष्टि। मंगल कैसे देखते हैं, तो मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल देव की जो दृष्टि होती है वो होती है 4 7 और 8, यानी अपने जहाँ बैठे हैं हम उस घर से वो चौथे घर को देखेंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4, एक दृष्टि यहाँ पर होगी और फिर जो है 7वीं दृष्टि 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी अपने घर से बिल्कुल सामने वाले घर को देखेंगे। इसी तरह से 8वीं दृष्टि होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि जो है मंगल की होती है। ये इन 3 घर को देखते हैं। इनके जो ग्रह होंगे उन्हें देखते हैं, इन भाव को देखते हैं, इनकी राशियों को देखते हैं और इनके सामने जो ग्रह होते हैं उन्हें देखते हैं। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। मंगल अगर यहाँ बैठे थे तो 7वें भाव को देख रहे हैं और जो है 7वें भाव के अंदर जो है राशि 2 नंबर की राशि है जो वृष राशि होती है, तो ये वृष राशि को भी अपना इफेक्ट डालेंगे। इसी तरह से मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें भाव में यानी कर्म भाव पड़ रही है आपकी, तो यहाँ पर जो राशि है वो है 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि। तो मंगल जो है सिंह राशि पर इफेक्ट डालेंगे, प्लस यहाँ पर जो बैठे हुए राहु उन पर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इसी तरह से मंगल जो है अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को देखते हैं, 11वें भाव को देखते हैं जो कि आय का भाव है और उसके अंदर राशि बैठी है 6 नंबर की यानी कि कन्या राशि बैठी है। तो इन तीनों को वो इफेक्ट अपना डालेंगे। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अगली राशि, अगली जो दृष्टि है वो गुरु की दृष्टि। गुरु जो है ये 8वें भाव मौजूद है, तो गुरुदेव की जो दृष्टि होती है वो होती है 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है इनके 12वें भाव में यानी कि व्यय भाव पे। उसके बाद 7वीं दृष्टि 5 ही हो गई, 6 और 7, 7वीं दृष्टि जो है ये पड़ रही है आय भाव में, आय भाव कह रहा हूँ सॉरी धन भाव में। और फिर जो है इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है माता के घर में यानी कि 4th हाउस में। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं शनि की दृष्टि। शनि जो देखते हैं वो अपने घर से देखते हैं 3वीं 7वीं और 10वीं दृष्टि यानी कि 1 2 3 दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो है यहाँ पर लगेगी और 7वीं दृष्टि अपने बिल्कुल घर के अपने सामने वाले पर देखेंगे और इसी तरह से जो है 10वीं दृष्टि जो है वो देखेंगे अपने 8वें भाव में यानी कि इस भाव में। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं राहु का। राहु जो है अपनी दृष्टि जो होती है वो होती है 5वीं 7वीं 9वीं यानी कि 5वीं जो राहु यहाँ से गिरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं 8 9 और 9वीं, इस टाइप से ये जो है अपनी राहु जो है दृष्टि डालते हैं। और केतु की दृष्टि भी होती है 5 7 9, तो केतु जो है वो इसी तरह से केतु देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से इनकी दृष्टि होती है। और ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है कि केतु आपके कहीं और बैठे हो तो वहां से आप गिनना शुरू कीजिए जहाँ पे केतु है। जहां पर भी ग्रह बैठा हुआ है उसे आप 1 गिनिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा। जैसे यहाँ पर केतु बैठे हुए तो 1 नंबर हम इसे मानेंगे, 1 नंबर हम इसे मानेंगे केतु को, और फिर 2 और 3 और 4 और फिर ये 5। तो केतु की जो है 5वीं दृष्टि होती है, 5 दृष्टि होती है पहले, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5, फिर 6 और ये फिर 7वीं दृष्टि ये हो गई। उसके बाद जो है फिर ये 8वीं और ये हो गई आपकी 9वीं। इस तरह से 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। जहां भी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जहां भी ग्रह बैठा हो वहां से आप एक नंबर शुरू कीजिएगा। ठीक है, और ये लिखना नहीं है, ये केवल आपको अपने दिमाग से कैलकुलेशन करनी है, तभी आप इसमें समझ पाएंगे। तो आज ये बात हमने की आपसे, एक तो भाव की, दूसरा हमने राशि की और तीसरा हमने ग्रह की दृष्टियों की। अब हम जान लेते हैं ग्रहों के बारे में थोड़ा सा कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन सा होते हैं। तो शुभ और अशुभ ग्रह ज्ञान। शुभ ग्रह जो होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। ये 4 ग्रह जो होते हैं वो शुभ होते हैं
और अशुभ या पापी ग्रह कौन से होते हैं? वो होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ये जो होते हैं वो अशुभ ग्रह होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सभी जो है शुभ ग्रह में ही आए, तो मैं आपको बता देता हूँ चंद्रमा और बुध जो है सदैव शुभ ग्रह नहीं माने जाते। पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा के पास का चंद्रमा जब होता है वो शुभ माना जाता है, जबकि अमावस्या के पास का जो चंद्रमा होता है वो अशुभ माना जाता है, यानी शुभ नहीं माना जाता। इसी प्रकार जो बुध अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो शुभ होता है, और यदि पापी ग्रह के साथ बैठा हो तो वो पापी हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, बुध जो है ये शुक्र के साथ बैठा है, तो शुक्र जो है यहाँ पर शुभ ग्रह है, तो ये जो है अपना शुभ प्रभाव देंगे बुधदेव जो है अपना। और अगर यही अगर बुध जो है मंगल के संग बैठ जाते हैं, शनि के संग बैठ जाते हैं, या राहु केतु के संग बैठ जाते, तो ये अपना खराब प्रभाव जो है वो देते। तो नीचे हम देख लेते हैं शुभ और पाप ग्रहों का फलादेश का बहुत महत्व है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि यदि पापी ग्रह सदैव ही बुरा फल नहीं देते और ना ही सभी शुभ ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं। अच्छा या बुरा फल कई अन्य बातों जैसे कि ग्रह के स्वामित्व, ग्रह की स्थिति, राशि स्थिति, दृष्टि और दशा इत्यादि पर भी निर्भर करता है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राशि कौन सी है और कौन से भाव बैठे हैं, क्या उनका खुद का कारक ये भाव है या नहीं है। तो ये सब चीजें देखकर ही हम ग्रह के शुभ और अशुभ फल बता सकते हैं। अगला हम लेते हैं नैसर्गिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ मित्रता रखता है अथवा शत्रुता रखता है अथवा संभाव रखता है, ये नीचे के चक्र में स्पष्ट हो रहा है। कुंडली फलादेश के लिए इसे जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो सूर्य के जो मैं बताता हूँ इन सबके ये जो 7 ग्रह हैं, इन 7 ग्रह के अपने मित्र ग्रह होते हैं, अपने सम ग्रह होते हैं, अपने शत्रु ग्रह होते हैं। तो सूर्य से जो मित्रता रखते हैं वो है चंद्र, मंगल और गुरु। जो सूर्य के सम है, जो उन्हें ना प्रॉफिट पहुंचाएंगे ना उन्हें लॉस पहुंचाएंगे, वो है बुध। और जो शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि, ये इनके शत्रु ग्रह हैं सूर्यदेव के। तो इसी तरह से चंद्रमा जो है वो चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं वो है सूर्य और बुध। और जो सम है, जो चंद्रमा को ना अच्छा फल देते हैं, ना वो चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, ना मित्रता रखते हैं, वो है मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। और शत्रु ग्रह इनका चंद्रमा का कोई नहीं है, कोई इनसे शत्रुता नहीं रखता। ये देखिए बात आप यहाँ पर अच्छी बात आई, चंद्रमा जो है कोई शत्रुता नहीं मानता, लेकिन चंद्रमा जो है अन्य ग्रहों से शत्रुता मानते हैं। चंद्रमा जो है बुध से शत्रुता मानते हैं, शुक्र से शत्रुता मानते हैं और शनि से शत्रुता मानते हैं, लेकिन चंद्रमा से कोई ग्रह शत्रुता नहीं मानता। चंद्रमा का कोई शत्रु ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप याद कीजिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो आज का जो लेसन है भाग 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के ऊपर पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है टिकी हुई है। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आधी एस्ट्रोलॉजी आपने सीख ली। इसके बाद जो है हम आएंगे जो आगे के जो हम भाग बनाएंगे उसमें हम फलादेश करना आपको बताएंगे, फलादेश कैसे करते हैं। तो इसे हम जान लेते हैं पहले। चंद्रमा जो है मैं बता रहा था, चंद्रमा को मित्र जो है वो सूर्य है, बुध है, जो सम है ग्रह है वो है मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, और शत्रु जो ग्रह है वो है कोई नहीं। मंगल के जो मित्र ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्र, गुरु, और जो सम ग्रह है वो है शुक्र, शनि, और शत्रु ग्रह जो है वो है बुध। इसी तरह से बुद्ध जी का देख लेते हैं। बुद्ध ग्रह के जो मित्र हैं वो है सूर्य, शुक्र, और सम ग्रह जो है मंगल, गुरु, शनि, और चंद्रमा जो है इनसे शत्रुता रखता है। गुरु जो है गुरुदेव, इनके जो मित्र ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्र, मंगल, सम ग्रह जो है वो है शनि, और शत्रु ग्रह हैं वो है बुध और शुक्र। इसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र का देख लेते हैं। शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं वो है बुध और शनि, सम ग्रह जो है वो है मंगल और गुरु, और सूर्य और चंद्र जो है इनसे शत्रुता रखते हैं, शत्रु ग्रह हैं। शनि का देख लेते हैं, शनिदेव का। शनिदेव के जो मित्र हैं वो है बुध और शुक्र, गुरु जो है वो सम ग्रह है, और सूर्य, चंद्र और मंगल ये इनसे शत्रुता रखते हैं। ये जो है मैत्री चार्ट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जितने भी आज मैंने बताए हैं वो सब आपको उन सबकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब हम देखते हैं कुंडली के प्रकार और विचारणीय विषय। मेन हम देखते हैं वो देखते हैं जन्म कुंडली या लगन कुंडली, जिससे हम आपके भविष्य के बारे में पता करते हैं। वो होती है जन्म कुंडली या लगन कुंडली। इससे सभी जो है विषयों पर विचार किया जाता है। जो मैं सीरीज में आपको सिखा रहा हूँ वो जन्म कुंडली के बारे में ही मैं आपको सिखाऊंगा। अगर उसके बाद हम
समय बचता है तो मैं आपको चंद्र कुंडली और होरा कुंडली आगे बता दूंगा, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं, जो मेन कुंडली है वो जन्म कुंडली है। जब भी मैं कुछ इस समय आपको बताऊं तो आप जन्म कुंडली ही देखिएगा। तो जन्म कुंडली जो है सभी विषयों के बारे में विचार किया जाता है। इसी तरह से चंद्र कुंडली होती है, उसमें भी सभी विषयों का ज्ञान कराया जाता है, सभी विषयों के बारे में पता किया जाता है। एक होती है होरा कुंडली। होरा कुंडली से केवल धन और संपत्ति का बारे में पता किया जाता है। अगर आपका धन से संबंधित कोई प्रश्न है और जन्म कुंडली में आप देखिएगा और उसके संग कंपेयर कीजिएगा होरा कुंडली, तो आपको धन संपत्ति के बारे में पता लगेगा। इसी टाइप से होती है दृष्टान कुंडली। तो ये जो है भाद्र सुख के लिए देखी जाती है, भाइयों के सुख के लिए देखी जाती है। इस तरह से होता है सप्तमांश सप्तांश, ये होती है संतान सुख के लिए। और नवांश और नवांश कुंडली जो होती है वो होती है स्त्री सुख के लिए। द्वादश कुंडली जो होती है वो होती है माता पिता के सुख के लिए। तृतीयांश कुंडली होती है कामनाएं और स्त्री चरित्र जानने के लिए। तो ये कुछ मेन कुंडलियां हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे जन्म कुंडली और लगन कुंडलियां जो सीख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे पढ़ लेता हूँ। जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था तब उक्त विभिन्न प्रकार के विषयों करने के लिए परिपाटी प्रचलित थी। पहले जब निर्माण हुआ तो उस समय ये सभी देखी जाती है, परंतु आजकल यह परिपाटी समाप्त हो रही है, क्योंकि मेहनत से कतराने वाले बहुत से ज्योतिषी इसे अनावश्यक कहकर टाल देते हैं। एक तो वो ने हो सकता है बहुत से ज्योतिषियों को ये समझ भी ना आए या वो देखना भी ना जानते हो कि ये कैसे पढ़ी जाती है। और कुछ लोग समय बचाने के लिए भी मेहनत से कतराते हैं, मेहनत ना करने की वजह से भी वो केवल जन्म कुंडली देखकर ही भविष्य बता देते हैं। तो वैसे मेन जन्म कुंडली जो होती है वो लगन कुंडली होती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो वो लगन कुंडली ही देखते हैं। हालांकि ये सब भी जरूरी है, लेकिन सबसे जो इन सब में सबसे ज़्यादा मेन होती है जन्म कुंडली देखते हैं। तो आगे हम बता देते हैं आपको, हमारे 3 ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो पहला ऐप है प्रभु दर्शन। इसके अंदर आपको 108 से अधिक चालीसाएं, आरतियाँ, ये सब दैनिक नित्यक्रम विधि वगैरह आपको मिल जाएगी। दूसरा हमारा जो ऐप है वो है हिंदी पंचांग कैलेंडर। नाम से पता लग रहा है पंचांग से रिलेटेड है, तो ये आप जो है डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तीसरा ऐप है हमारा आरती संग्रह। इसमें जो है 101 से अधिक आरतियाँ वाला एकमात्र ऐप है